Hi, welcome back to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. 2 दिन से आपको लेक्चर नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। लेक्चर नहीं आ रहे थे उसके लिए वजह थी, लेकिन आज से आपको लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम अभी जो कुछ हमने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वो टॉपिक स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, कुछ मैंने आपको बेसिक से टर्म्स बताए थे। ड्रग क्या है, हम उसका यूज कहाँ पर करते हैं, पॉइजनिंग कब होती है, ये सब कुछ हमने हमारी बेसिक्स में पढ़ा था। लेकिन हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो हम आज के लेक्चर में बहुत अच्छी खासी चीजें पढ़ने वाले हैं। वो चीजें कौन कौन सी है उसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको ड्रग इंटरेक्शन क्या है ये चीज मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलकर देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी 2 चीजें देखने को मिलेगी? सबसे पहले आपको तो एंजाइम एज अ कैटालिस्ट, जो कुछ भी हम एंजाइम यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। एंजाइम एज अ ड्रग, एंजाइम एज अ कैटालिस्ट, या फिर उसमें इस तरह से भी दिया होगा कि एंजाइम इज अ एंजाइम एक्शन ऑफ द ड्रग एक्शन, एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट, इस तरह से, सॉरी, एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट। ओके, अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि एंजाइम क्या कहकर काम करने वाला है, यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वो वर्क करने वाला है। जब कभी भी वो एज अ कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, एज अ कैटालिस्ट की तरह जब वो काम करेगा तो उसमें हमने कितने फंक्शन है, उसके हमने 2 फंक्शन है हमारी सिलेबस में। अब वो फंक्शन क्या क्या है वो हम चेक करने वाले हैं, वो फंक्शन क्या क्या है वो हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट फंक्शन में क्या आता है हमारे पास, अगर मैं आपको फर्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस कराऊं तो सबसे पहले क्या होता है, जो कुछ भी हमारे पास सब्सटेंस आता है उसे कोई ना कोई स्टिक करेगा, उसे कोई ना कोई होल्ड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, होल्ड, हम क्या लिख सकते हैं, होल्ड द सबस्ट्रेट, होल्ड द सबस्ट्रेट, होल्ड द सबस्ट्रेट को क्या करना है, हमें होल्ड करना है। जब हम सब्सटेंस को होल्ड करेंगे, किसके लिए होल्ड करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम किसके लिए इसे होल्ड करने वाले हैं, क्या लिखा है मैंने, होल्ड द सबस्ट्रेट, ओके, फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उस सबस्ट्रेट को क्या करना है, होल्ड करना है। जब हम इस सब्सटेंस को होल्ड करेंगे तो सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या है, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसे नहीं पता होगा सबस्ट्रेट क्या है, लेकिन जिसने पढ़ी है उसे पता होगा। सबस्ट्रेट का मीनिंग होता है कि जिस पर रिएक्शन घटने वाली हो, जिसके साथ रिएक्शन घटने वाली हो। सबस्ट्रेट का मीनिंग होता है अपने पुराने बॉन्ड ब्रेक कर नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हो, उसे आप क्या कहते हो, सबस्ट्रेट, उसे क्या कहते हो, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, नए बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट। नए बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करने पड़ते हैं, पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, इसे आप क्या कहते हो जी, सबस्ट्रेट। ओके, ये इसका फर्स्ट रिएक्शन हो गया। अगर आप सेकंड फंक्शन की बात करोगे, इसमें भी क्या आता है, अब सबस्ट्रेट हमने तो लिख दिया कि केमिकल रिएक्शन में, फिर इसमें भी 2 तरह की साइट है हमारे पास, एक होती है एक्टिव साइट, एक क्या है हमारे पास, एक्टिव साइट है। एंड जो हमारी जो कुछ भी इस एक्टिव साइट को हम क्या कह देते हैं, कभी कभार बाइंडिंग साइट भी कह देते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाइंडिंग साइट से भी जानते हैं। ओके, बाइंडिंग साइट एज वेल एज एक्टिव साइट। ओके जी, उसके बाद जो कुछ भी सबस्ट्रेट होगा यहाँ पर इस एक्टिव साइट को क्या करेगा, उसे आकर बाइंड करेगा। जब वो इसे बाइंड करता है, मैं आपको अभी एक ही तरह के पढ़ाऊंगी, अब वो जब इसे एक्टिव साइट को बाइंड करता है, एक्टिव साइट को जब वो बाइंड करता है तो उसमें अगर हम बात करें तो बॉन्ड वो आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है, कोवैलेंट भी बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है जी। ओके, उसके बाद वो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी। उसके बाद वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, ये बहुत सारी, ये सब कुछ ये बाइंड कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्रिएट कर सकता है। ये सब कुछ जो फोर्सेस के नाम लिखे हैं वो सारे आपने किस में पढ़े हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये दोनों आपने किस में पढ़े हैं, इस दोनों की मैं अगर बात करूं तो ये दोनों आपने कहां पर पढ़े, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग में। एंड ये जो है सारे के सारे वो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने अच्छे से रीड किए हुए हैं। ओके, ये हो गया इसके बारे में। अब जब सेकंड पॉइंट क्या बारी आती है तो ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ इसका रोल होगा। वो फंक्शनल प्ले जो कुछ भी रोल है उसका क्या करना है, उसे वहां पर कंडक्ट करवाना है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, यस, मैं आपको अच्छी लैंग्वेज में लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना, अगर कोई आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी ले तो। ओके, प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप दैट प्रोवाइड
functional group that which will attack on substrate or on active site or on the active will attack on the substrate और substrate भी लिख सकते हो आप, active site भी लिख सकते हो, substrate or the active site and carry the next chemical reaction, ओके जी। देखो क्या क्या पढ़ा, जब हम किसी चीज की बात करते हैं एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट, जब हमारा एक एंजाइम हमारा टारगेट है तो उस टारगेट के बारे में हम क्या क्या करते हैं, उस टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या है हमारा, उस सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं। सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या है, पूरा नए बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, नए बॉन्ड के लिए पुराने बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद इस सबस्ट्रेट पर क्या क्या है, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का मीनिंग क्या है, वहां पर बाइंड होगा, जो कुछ भी हमने सबस्ट्रेट लिया है वहां पर जाके बाइंड होगा। जब वो यहाँ पर बाइंड होगा तो किस किस बॉन्ड से बाइंड हो सकता है, वो फिर आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, डायपोल इंड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो सब कुछ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके जी, उसके बाद ये जो कुछ भी है सेकंड फंक्शन क्या है उसका, जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो कुछ भी सबस्ट्रेट बाइंड है वो किस पर अटैक करने वाला है, सबस्ट्रेट पर या फिर एक्टिव साइट पर, एंड वो क्या करने वाला है, हमारे केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करने वाला है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, दैट इज द ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन है। क्या है, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, किसके बारे में, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ओके जी, चलो अभी ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने इतना पैरेलली मेरे साथ साथ ही नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, डू फटाफट, डोंट मेक नॉइज, यस, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, बजामती बार बार। यस, चलो क्या पढ़ना है, हमें ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, अगर इस ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के बारे में हम जानेंगे तो हम क्या जानते हैं इस ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के बारे में। सबसे पहले जो कुछ भी हमारे ड्रग है वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, किसे, हमारी जो कुछ भी बाइंडिंग साइट है उसे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो लिखो सबसे पहले पॉइंट, क्या करते हैं ये ड्रग ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, ड्रग आई होप आपको ये ग्रीन कलर से नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पर, मैं इसे ब्लैक कलर से लिख देती हूँ। Where is my blue pen? Okay, चलो, ड्रग ब्लॉक्स द किसे ब्लॉक कर देती है, ये हमारी जो ड्रग है वो बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम को क्या करती है, ब्लॉक करती है। ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम को। ओके जी, बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब ये हमारी बाइंडिंग साइट ही ब्लॉक हो जाएगी, जो भी कुछ हमारा सबस्ट्रेट है, जो भी कुछ यहाँ पर जो कोई कैटालिटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी। ओके, रुक जाएगी या फिर थम जाएगी, बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड इनहिबिट कैटालिटिक एक्टिविटी। ओके मैम, क्या करती है ड्रग तो सबसे पहले क्या करती है, ब्लॉक करती है। किसे ब्लॉक करती है, बाइंडिंग साइट को। बाइंडिंग साइट के ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाता है, इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ओके, जब ये इनहिबिट हो जाती है तो क्या हम इसे कह सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, क्या हम इसे एंजाइम इनहिबिटर्स कह सकते हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, इनहिबिटर्स कह सकते हैं हम इसे। यस ऑफ कोर्स, एंजाइम इनहिबिटर से कह सकते हैं। अगर आपको कोई इसके सब्जेक्टिव में डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर्स, तो आप किस तरह से लिखोगे, ड्रग ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी। सो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, किसकी एक्टिविटी करती है वो, एंजाइम्स की, वो भी यहाँ पर लिख लेना। ओके, एंजाइम्स की अगर कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स आप उसे कहते हो। ओके, इतना लिख लो पहले। अब ये इनहिबिशन किस किस टाइप का होता है, अगर मैं बात करूं इनहिबिशन 3 टाइप का है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एलियोस्टेटिक साइट्स।
कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड द एलोस्टेरिक साइट्स। अगर मैं आपको बात करूं कॉम्पिटिटिव की, यहाँ पर किसकी बात करने वाली हूं मैं, कॉम्पिटिटिव की। इस कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले कुछ ना कुछ किसके किसके बीच में तो क्या होगी, कंपटीशन होगी। अब ये कंपटीशन किस तरह से होगी, फॉर एग्जांपल फॉर ड्रग, या तो फिर एक कंपटीशन किसके बीच में हो सकती है, जो कुछ भी ड्रग है वो बाइंड करना चाहती हो, या फिर जो कुछ भी एंजाइम है वो बाइंड करना चाहती हो। ड्रग एंड एंजाइम के बीच की क्या है, ये कंपटीशन है। किसकी किसकी, ड्रग एंड द एंजाइम के बीच की। ओके जी मैम, आपने कह दिया हमने मान लिया, आपने कहा हमने माना। इस तरह से ड्रग एंजाइम के बीच की क्या है, ये इंटरेक्शन है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ड्रग कंप्लीट विथ, ड्रग compete with, ड्रग compete with, ड्रग compete with, हम इस एंजाइम को ही क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, उस एंजाइम को ही यस उसका सबस्ट्रेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ड्रग compete with एंजाइम सबस्ट्रेट, या फिर हम उसे नेचुरल सबस्ट्रेट भी कह देते हैं। ड्रग compete with सबस्ट्रेट, ड्रग compete with सबस्ट्रेट। ओके, जब वो सबस्ट्रेट के साथ किसके लिए कंपीट हो रहे हैं, ये ड्रग या फिर एंजाइम या फिर जो कुछ भी हमारे क्या कहते हैं सबस्ट्रेट है, वो किसके लिए कंबाइन कंपीट कर रहे हैं, फॉर द बाइंडिंग साइट। विच बाइंडिंग साइट, फॉर द एक्टिव बाइंडिंग साइट। किसके लिए, फॉर द एक्टिव बाइंडिंग साइट के लिए। ओके जी, इसे आप क्या कहते हो, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या है, कॉम्पिटिटिव मैंने आपको क्या बताया, कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग, एंजाइम या फिर हम इसे क्या कहते हैं सबस्ट्रेट। किसके लिए कंपटीशन हो रही है, ये एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन हो रही है। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर होगी। अगर कोई आपसे पूछे इसका एग्जांपल बता दो बेटा, तो आप क्या कहोगे, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है आपके पास सल्फा ड्रग, इसका एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है जिसका, सल्फा ड्रग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए सल्फा ड्रग इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, ये पार्ट आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो बहुत अच्छे से, बायोलॉजिकल अगर आपने पढ़ा है क्लास 11 का तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भी रखते हो। ओके, चलो फिर इतना लिख लो अब। उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आपकी सिलेबस में डिटेल नहीं है, लेकिन आप बायो में पढ़ते हो तो वहां पर अच्छे तरह से दिए हुए हैं। अब हमें पढ़ना है एलियोस्टेरिक साइट के बारे में। किसे कहते हैं जी एलियोस्टेरिक साइट, मैं लिख लो वो भी बता दूंगी जी। यस, आपको हर एक चीज बतानी है मुझे। यस, एलियोस्टेरिक साइट वो होती है बाइंडिंग साइट की जगह से वो अलग जगह पर जाकर बाइंड हो जाए। इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग साइट वो कहीं पर दूसरी तरफ पर जाकर अगर बाइंड हो रहा है तो आप उसे क्या कहते हो, एलियोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं उसे आप, एलियोस्टेरिक साइट। क्या कह देते हो, एलियोस्टेरिक, एलियोस्टेरिक साइट। ओके, क्या कहते हैं उसे, एलियोस्टेरिक साइट कहते हो आप। ओके, लिख लो फिर, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ enzyme, binding of enzyme other than other site, binding of enzyme other site, आप उसे क्या कहते हो, binding of the other site, it's called as the allosteric site, allosteric site। okay, किस वजह से होती है ये binding of enzyme other site, due to which, किसकी वजह से होती है वो मैं रफ कर यहां पर लिखती हूं, ड्यू टू विच शेप ऑफ द एक्टिव एंजाइम, ड्यू टू विच शेप ऑफ यस, चलो लिख लो, ड्यू टू विच शेप, due to which shape of active site, shape of active site changes, due to which shape of the active site changes and substrate cannot bind, and substrate cannot bind, substrate क्या हो जाता है यहाँ पर, बाइंड नहीं हो सकता है। ओके, किसे कहते हो आप, एलोस्टेरिक साइट्स। एलोस्टेरिक साइट्स वो साइट्स है जहां पर इंस्टेड ऑफ दैट बाइंडिंग साइट को दूसरी जगह अगर वो एंजाइम बाइंड हो जाए तो आप क्या कहते हो उसे, एलोस्टेरिक साइट्स। ये क्यों दूसरी तरफ बाइंड हो जाता है, क्योंकि जब शेप ही चेंज हो जाएगा एक्टिव साइट का तो वहां पर बाइंड वो हो नहीं पाता है। ओके, ये हो नहीं पाता है, इसलिए इस तरह से ये हो जाता है। अब आपके सिलेबस में और एक चीज है, दैट इज द रिसेप्टर
जो कुछ भी इंटरेक्शन है रिसेप्टर के रिसेप्टर एंड ड्रग टारगेट के बीच में वो भी है, लेकिन वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज फिर हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? आज हम पढ़ेंगे दैट इज द जो कुछ भी थेरापेटिक एक्शंस है वो हमें देखनी है। एंटासिड्स क्या है, हिस्टामाइन्स किस तरह है, एंटीहिस्टामाइन किसे कहते हैं, वो आज हम देखेंगे। थोड़ी बहुत इसमें मेडिकल की पढ़ाई की तरह ही लगेगा आपको, लेकिन टॉपिक अच्छा खासा है, अच्छे से ध्यान देना इसे। ओके जी, चलो फिर हम बात कर लेते हैं थेरापेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग। कैसे एक्शन देखनी है हमें? थेरापेटिक की एक्शन देखनी है। ओके, आई होप आपने अच्छे से इतना नोट डाउन कर लिया होगा। थेरापेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग। यस, सबसे पहले हमारी इस थेरापेटिक एक्शन में क्या है? थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एंटासिड्स। क्या है? एंटासिड्स पढ़ने हैं। ओके जी, एंटासिड। अब ये क्या है? एंटासिड किसे कहते हो, क्यों कहते हो, क्या चीज है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बता दो मैं। यस, लिख लो पहले, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड। ओके, अब एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाए इन द स्टमक, इन द स्टमक, इन द स्टमक and causes inflammation and causes inflammation। जब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड की प्रोड्यूस हो जाती है, तो जब हमारे पेट में इन्फ्लामेशन होता है एंड कॉजेज द इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन होता है उससे। कभी कभार तो छाले भी पड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द अल्सर। क्या पड़ते हैं उससे? छाले भी पड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द अल्सर्स। इरिटेशन एंड अल्सर क्या क्या होता है? अगर ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड इन द स्टमक, इट कॉजेस, एंड कॉजेस की जगह आप क्या लिख लो? इट कॉजेस, एंड इट causes inflammation, irritation and ulcers in the stomach, ulcers and pain in the stomach, pain in the stomach। कभी कभार तो इससे कैंसर भी हो जाता है, स्टमक कैंसर, उसे क्या कहते हैं? इसके लिए हम क्या कहते हैं? ये एंटासिड्स है। एंटासिड्स क्या करते हैं? जो कुछ भी है ओवर प्रोडक्शन जो हो रहा है एसिड का स्टमक, इरिटेशन, पेन, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? एंटासिड्स। इस सारी जो कुछ भी हमारी प्रॉब्लम की जड़ है, इस प्रॉब्लम की जड़ को हटाने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? दिस एंटासिड्स। एंटासिड्स दो तरह के हमारे पास, एक तो नेचुरल है यानी कि दैट इज NaHCO3, सॉरी, एक क्या है हमारे पास? NaHCO3 है। अब इसे क्या कहते हो आप? NaHCO3 को। यस, क्या है ये NaHCO3? कोई बताएगा मुझे? एंड एक तो हम क्या करते हैं? Mg एंड एल्यूमिनियम का एक मिक्सचर यूज करते हैं, दैट इज MgOH थ्राइस, सॉरी MgOH ट्वाइस है, MgOH ट्वाइस प्लस AlOH थ्राइस, LOH थ्राइस। ये भी हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। अब ये जो कुछ भी NaHCO3 है, सोडियम, ये HCO3 माइनस, हम क्या कहते हैं उसे? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके जी, ये हम इसे क्या कहेंगे? ये है। एंड ये क्या है? मैग्नीशियम एंड ये हाइड्रोक्साइड्स है उसके, वो हम इसे यूज कर लेते हैं। जो कुछ भी हम एंटासिड्स यूज करते हैं, these antacids, these antacids, ये जो कुछ भी एंटासिड्स है, they cannot control, they क्या कंट्रोल नहीं कर सकते वो? they cannot control, अच्छे से अंडरलाइन कर लिखना, cannot control only symptom, cannot control only symptom, only symptom and not a cause, and not a cause. So patient is treated well, so patient is treated well। क्या कहते हैं? these antacids they cannot control only symptom and not cause, so patient is treated very well।
ये सिर्फ क्या करते हैं, सिम्टम को भी नहीं लेकिन किसके साथ, उसके कॉज को भी क्या करते हैं, उसे ये ट्रीट करते हैं। सो इसलिए पेशेंट्स को अच्छी से ट्रीट किया जाता है। जब इस एंटासिड्स, जब हमें एसिडिटी कहते हैं हम उसे, ये अल्सर्स की स्टेज जो है, अल्सर्स इज द एडवांस स्टेज, अल्सर इज द एडवांस स्टेज है ये, अल्सर इज द एडवांस स्टेज। एंड इस अल्सर्स की वजह से कभी कभार तो डेथ भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। इतनी बातें क्लियर है आपको? क्या क्या बताया? ये जो कुछ भी एंटासिड्स है, ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी हमारे सिम्टम्स है उसे ही कंट्रोल नहीं करते हैं। यस, ये कॉज को भी नहीं ट्रीट करते हैं। यस, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ओनली सिम्टम एंड नॉट कॉज, सो पेशेंट इज नॉट ट्रीटेड वेरी वेल। इससे हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा अच्छे से। अगर थोड़े बहुत प्रमाण में है तो ये ठीक है जी, अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में है तो हम इसके लिए ये यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमें इसके लिए हिस्टामाइन यूज करने पड़ते हैं। अब वो कुछ जो कुछ भी हिस्टामाइन की कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। इस लेक्चर को आपको जो समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको उसके आंसर्स जरूर दूंगी। एंड यस, आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपका सबका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाए। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।